खेतों के साड़ों से तो बच सकते हो, लेकिन रोड पे जो उनके साड़ घूमते थे दारू पी के 6 बजे के बाद, उनसे बचना मुश्किल होता था। इस चुनाव में डेवलपमेंट की राजनीति है, विकास की राजनीति है, विकास मुद्दा है, धर्म मुद्दा है। यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को मेंटेन किया है महाराज जी ने, उसकी व्यवस्था है। लेकिन उत्तर प्रदेश में गंगा में लाशें भी बही हैं, वो भी सभी ने देखा है। किस तरह से राम नामी लाशों से छीनी जा रही थी, वो भी पूरे देश ने देखा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की जनता ये मन बना चुकी है कि भाजपा को लाना है। 22 में फिर से बाबा आएंगे। 300 प्लस आ रही हैं सीटें, और ये नोट कर लें 300 प्लस आ रही हैं सीटें। लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था एकदम ध्वस्त थी और कानून का राज बिल्कुल असंभव था। गुंडों का तंत्र था। सारे जो एकेडमिक संस्थान है, सारे जो प्रशासनिक संस्थान है, उसमें गुंडों को अपना एक संरक्षण प्राप्त था। गुंडे बैठे हुए थे। कौन होते हैं जो अपराध प्लानिंग से योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं, वो सारे अपराधी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। यूपी चुनाव को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है और कोई भी नेता एक दूसरे पर वार पलटवार करने में गुरेज नहीं कर रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं लखनऊ में। मैं जानना चाहता हूं कि लखनऊ की जनता जो है यूपी चुनाव को लेकर क्या सोचती है। इस बार जब वह मतदान करने जाएगी तो किन मुद्दों को लेकर के मतदान करेगी। इस बार यूपी चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर। यूपी चुनाव में डेवलपमेंट की राजनीति है, विकास की राजनीति है, विकास मुद्दा है, धर्म मुद्दा है। यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को मेंटेन किया है महाराज जी ने, उसकी व्यवस्था है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह उत्तर प्रदेश की जनता ये मन बना चुकी है कि भाजपा को लाना है। 22 में फिर से बाबा आएंगे और ये तय है। क्योंकि जिस तरह इस देश को जब प्रदेश में मुख्यमंत्री जी की सरकार आई तो उस समय लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था एकदम ध्वस्त थी और कानून का राज बिल्कुल असंभव था। गुंडों का तंत्र था। सारे जो एकेडमिक संस्थान है, सारे जो प्रशासनिक संस्थान है, उसमें गुंडों को अपना एक संरक्षण प्राप्त था। गुंडे बैठे हुए थे। लोग कहते थे कि खाली प्लॉट पे कब्जा करना एकमात्र इनका काम रह गया था और वो सब आज बिलों में छुपे। लेकिन अखिलेश कहते हैं कि 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा उसमें भाजपा पूरी तरह साफ हो जाएगी। अखिलेश यादव की आंखों पर पट्टी लगातार बंधी हुई है। वो एक पराजित विफल नेता है। अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान वो लोकसभा चुनाव हारे, उसके बाद फिर से पुनः विधानसभा चुनाव हारे, फिर 19 लोकसभा में उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा, पुनः चुनाव हारी। आप वो लगातार 3-3, 4-4 चुनाव हार चुके हैं और उनको मैं एक विफल नेता के तौर पे आज पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि वो फेल रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस उपचुनाव में जो विकास की राजनीति है वो कहीं गुम सी गई है, केवल धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है? नहीं, विकास की राजनीति एकमात्र एजेंडा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तमाम सड़कों का जाल, राशन की व्यवस्थाएं, कोविड कार्यकाल से जैसे इस संकट में 3 साल लगातार सरकार जूझी है, उस तरह सरकार इतने बड़े प्रदेश को, देश से सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले प्रदेश को सबसे तेज कोविड कार्यकाल में उबारने वाले मुख्यमंत्री हमारे पास हैं। तो मुझे लगता है कि जनता को पूर्णतया विश्वास है कि पुनः 22 में बाबा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। यहाँ पर सर बोल रहे हैं कि कोविड को लेकर के योगी आदित्यनाथ का कामकाज बहुत अच्छा था। आपको क्या लगता है? सराहनीय कार्य योगी जी ने किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब पूरे देश में, क्या पूरी दुनिया में कोविड की तीसरी या दूसरी लहर चल रही थी, तो उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने देखा लगभग चौथा या पांचवा देश है उत्तर प्रदेश। जितनी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है उतनी 4 या 5 देशों को छोड़ने के बाद जनसंख्या है। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में आप मौत का आंकड़ा देखिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में गंगा में लाशें भी बही हैं, वो भी सभी ने देखा है। किस तरह से राम नामी लाशों से छीनी जा रही थी, वो भी पूरे देश ने देखा है। देखिए, ये सब एक फोटो स्टंट था। वहाँ एक परंपरा है, उस परंपरा के तहत लाशों को जलाया नहीं जाता है। उस पूरे पर्टिकुलर 10-20 किलोमीटर के रेंज में एक परंपरा है। उस परंपरा के तहत वहाँ लाशों को जो है दफनाया जाता है। स्वाभाविक सी बात है, कोरोना में मौतें हुई, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मौतें हुई तो ज़्यादा मौतें हुई तो ज़्यादा लाशें भी होंगी, तो थोड़ी लाशें जो है बारिश हो गई तो दिखी भी थोड़ी तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी इंतजामी थी या लकड़ी नहीं मिल रही थी या सरकार की, वो उनकी परंपरा थी। इस परंपरा के नाते ऐसी व्यवस्था थी। अखिलेश यादव कहते हैं कि इस बार सबका साथ तो है, लेकिन सबका साथ में विनाश भी है। क्या लगता है आपको? नहीं, अखिलेश यादव जी, सबसे पहले तो ये है, उनकी सरकार जो गई थी वो लॉ एंड ऑर्डर ऊपर के गई थी। 5 बजे के बाद कोई आदमी घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था, उससे लूट हो जाती थी, महिलाएं निकल नहीं सकती थी। आप खेतों के साड़ों से तो बच सकते हो, लेकिन रोड पे जो उनके साड़ घूमते थे दारू पी के 6 बजे के बाद, उनसे बचना मुश्किल होता था। इस वजह से सरकार गई।
उनकी। लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक आज भी उत्तर प्रदेश जो है वो अपराध में नंबर 1 है। यहाँ तक कि अब जो रिकॉर्ड है पुलिस का भी यहाँ पर जो पुलिस का भी जो रिकॉर्ड है वो भी सही नहीं। ऐसा है ना, यूपी की पॉपुलेशन कितनी है आपको पता ही है। एक दूसरे जो एक देश हैं छोटे ऑस्ट्रेलिया और ये सब जो बड़े देश हैं इनसे ज्यादा यूपी की पॉपुलेशन है। दूसरी बात, पहले मुकदमे दर्ज नहीं होते थे। जब आपको एक समाजवादी का कोई गुंडा कोई नेता जब कहता है तब जाके आपकी एफआईआर दर्ज होती थी। आज आप किसी को एक थप्पड़ मार दीजिए, एफआईआर दर्ज हो जाएगी, मुकदमा दर्ज होगा कहीं से और उसको न्याय मिलेगा। पहले क्या होता था, समाजवादी पार्टी का गुंडा चाहेगा तो आपकी एफआईआर दर्ज होगी। अब इस समय मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, इसलिए संख्या ज्यादा है। क्या लगता है कि इस बार फिर से योगी सरकार बनेगी? 300 प्लस आ रही हैं सीटें, और ये नोट कर लें 300 प्लस आ रही हैं सीटें। लेकिन अखिलेश यादव भी कहते हैं कि इस बार हम भी 350 प्लस पार करेंगे। क्या लगता है आपको? जो बाकी बची सीटें हैं उनका आंकड़ा वो दे दें, कौन सी सीटें जो है भाजपा को दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी दिग्भ्रमित हैं। और गठबंधन जो है 14 में हुआ था, 17 में हुआ था, 19 में हुआ था, और हर गठबंधन क्या मैं कहूँ वो ठगबंधन था, और हर ठगबंधन को उत्तर प्रदेश की जनता ने हर चुनाव में नकारा है। तीनों चुनावों में नकारा है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या मोदी जी के विजन पे और योगी जी के कार्यशैली पे, दोनों कर्मयोगी लोग हैं और उनके उस पे चल रही है। और हर तरह की, चाहे हर क्षेत्र में हर वर्ग के लोगों के लिए बिना किसी भेदभाव के किसी भी योजना को आप देख लीजिए, कहीं कोई कह नहीं सकता कि हाँ इसमें इस वर्ग का दबदबा है, इस वर्ग के लोगों को ज़्यादा न्याय दिया जा रहा है। हर तरह के लोगों के साथ एक समान व्यवस्था के साथ उस कार्य को सुचारू रूप से किया जाता है। योगी जी अपने आप में खुद जो है एक महंत हैं, और उनको लोग बताते हैं कि वो क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, लाने। अरे भाई, महंत की कोई जात होती है? लेकिन कल योगी जी ने इसी बात, आपने जात की बात की, कल योगी जी ने अपनी जात के लिए भी कहा है कि मुझे गर्व है अपने राजपूत होने पर। योगी होते हुए भी वो अभी तक जाति नहीं छोड़ पा रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने ये अभी कहा कि क्षत्रिय होना, उन्होंने अपने लिए नहीं कहा कि मैं क्षत्रिय जाति का हूँ। उन्होंने, पत्रकार ने पूछा कि आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आप क्षत्रिय, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर नहीं कहा। उन्होंने कहा कि क्या क्षत्रिय होना, क्या किसी जात में पैदा होना जो है वो है गर्व की बात होनी चाहिए। सही बात है, गर्व की बात होनी चाहिए, और गर्व हो भी क्यों ना। भाई, राम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए और महात्मा बुद्ध हुए, तमाम ऋषि महर्षि हुए, तो उसमें जातीय कोई वो नहीं है। हाँ, ये है कि जात से प्रेरित होकर अगर आप काम कर रहे हैं तब यह अपराध है। और अगर आप जाति भले जिसी जात के हों, लेकिन आप न्याय अगर सर्व समाज के लिए कर रहे हैं तो उसको जातिवाद नहीं कहेंगे। क्या लगता है इस बार महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, यूपी में या पूरे देश में? ऐसा है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए मुद्दा नहीं है क्योंकि ऐसा है कि आज की डेट में 7,000 रुपये सरसों बिक रही है। तो सरसों किसान को अगर आप रेट नहीं दोगे, सबकी सैलरी बढ़ती जा रही है, पंचम वित्त आयोग लग गया, सष्टम लग गया, सप्तम लग गया, तो आपकी किसान की चीजें अगर महंगी नहीं होंगी तो किसान को फसल का इतना इन्वेस्टमेंट होता है, इतनी लागत लगती है, तो उसकी पैसे वापस कहाँ से आएंगे। इसलिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। जो चीजें हैं जनरल, अगर उस चीज में देखो, 1,000 रुपए के आदमी यहाँ शहर में पिज्जा खा लेता है, लेकिन गाँव में आदमी भूखा भी है। तो उस तरीके से अगर उसका गेहूं नहीं बिकेगा, उसकी सरसों महंगी नहीं बिकेगी, तो वो कहाँ से खाएगा, कहाँ से लागत निकलेगी। क्या लगता है इस बार किसान कितना सपोर्ट करेंगे भाजपा को? जिस तरह से पश्चिमी यूपी में उस बार रिकॉर्ड तोड़ सीटें भाजपा जीती थी, कहीं ना कहीं इस बार किसान कृषि कानून के कारण नाराज है। क्या लगता है आपको इस बार क्या होगा? देखिए, कृषि कानून के बारे में ये है कि हम लोग बता नहीं पाए, समझा नहीं पाए कुछ किसान लोगों को। बाकी के लोग तो सहमत थे, जो गन्ना किसान थे हम लोग उन्हें समझा नहीं पाए। जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात होती थी उन्हें समझा नहीं पाए, भ्रमित हो गए, वो आंदोलन कर रहे थे। इसलिए मोदी जी ने ये डिसीजन लिया कि हम समझा नहीं पाए तो हम अपने तीनों कानून वापस लेते हैं। हम लोगों ने वापस ले लिए। रहा ये बात, उन्होंने देख लिया है, हमारी रीत है, नीत है, विजन है, सोच है। इसलिए मोदी जी, योगी जी के साथ देश प्रदेश पूरा इस समय, किसान हो, आम जनता हो, छोटा बड़ा, सारे लोग इस समय बीजेपी के साथ हैं। रहा बात अखिलेश यादव की, तो समाजवादी पार्टी के पास ना तो रीत है ना नीत है। उनके पास केवल जातवाद है, परवादवाद है, और कुछ नहीं है उनके पास। तुष्टिकरण की नीति है, वो ज्यादा ज्यादा करेंगे, सरकार आ जाएगी, आजम खान साहब बाहर आ जाएंगे, अतीक अहमद आ जाएंगे, मुख्तार अंसारी आ जाएंगे। इसके अलावा उनकी कोई राजनीति नहीं है। इसके अलावा बता दें वो क्या क्या सोच है उनकी। समाजवादी का नाम है, आप जानते ही उनके परिवार में कितने लोग सांसद विधायक रहे। समाजवाद का क्या मतलब होता है उन्हें यही नहीं पता है।
पहले तो उन्हें ये पता होना चाहिए समाजवाद का मतलब क्या होता है। तो इसलिए कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये छोटा बुरबुरा लगा रहा है, छोटा आदमी। पहले क्या होता था, इससे जबरदस्ती खा लेते थे लोग, खरीद लेते थे। इतने सपा के गुंडे थे, सारे के सारे भाग गए या ठोक दिए गए, ऊपर गए या अंदर गए या बाहर गए। अब वो दोबारा वापस आने वाले नहीं है। इसलिए इस कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीचे से ऊपर इस समय भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, सुनामी चल रही है। लेकिन आप अपराध की बात करते हैं, लेकिन संगीत सोम को भूल जाते हैं, सुरेश राणा को भूल जाते हैं, अजय मिश्र टेनी को भूल जाते हैं, जिन्होंने किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी। किसने गाड़ी चलाई है? अजय मिश्रा ने गाड़ी चढ़ा दी है, संगीत सोम ने गाड़ी चढ़ा दी। क्या बात कर रहे हैं? संगीत सोम अपराधी हो गए, सुरेश राणा संगीत सोम के ऊपर काफी FIR दर्ज है। संगीत मुजफ्फरनगर केस को लेकर के, चाहे सर कोई उन्होंने किसी को मारा हो, किसी को भड़काया हो, उन्होंने क्या किया हो, अपनी जात कौम के साथ बचाव में खड़े रहे, चले गए, उनमें मुकदमा लिखवा दो तो उससे कोई थोड़ी होता है। सब राजनीतिक विद्वेष में मुकदमा है। अपराधी कौन होते हैं? जो अपराध प्लानिंग से, योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं, वो सारे अपराधी हैं। और इसलिए कहीं से कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी अपराध करेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे बाहर का हो, वो बचेगा नहीं। कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये थे हमारे साथ लखनऊ की जनता थी, जिन्होंने हर मुद्दे को अपने बेबाकी से रखा। अब देखना दिलचस्प 10 मार्च को ही होगा कि योगी की सरकार दोबारा से आती है या समाजवादी सरकार की वापसी होती है। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक त्रिपाठी के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।